नमस्ते। मैं प्रभा आ गई हूँ आज आपके लिए एक बहुत अच्छा सा चैप्टर लेकर के, जो कि राजनीतिक सिद्धांत है। बुक का नाम है राजनीतिक सिद्धांत। क्लास 11th के पाठ्यक्रम से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे पहले अध्याय के बारे में, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। आप लोग देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता भी होती है। उसके पास भाषा का प्रयोग और एक दूसरे से संवाद करने की क्षमता भी होती है। अन्य प्राणियों में इतर मनुष्य अपने अंतरतम भावनाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त कर सकता है। वह जिन्हें अच्छा और वांछनीय मानता है अपने उन विचारों का साझा कर सकता है। देखिए का लिखा है लेकिन होना चाहिए को। अपने उन विचारों को साझा कर सकता है और उन पर चर्चा कर सकता है। राजनीतिक सिद्धांत की जड़ें मानव अस्मिता के इन जुड़वा पहलुओं में होती हैं। यह कुछ खास बुनियादी प्रश्नों का विश्लेषण करता है, जैसे समाज को कैसे संगठित होना चाहिए, हमें सरकार की ज़रूरत क्यों है, सरकार का सर्वश्रेष्ठ रूप कौन सा है, क्या कानून हमारी आज़ादी को सीमित करता है, राजसत्ता की अपने नागरिकों के प्रति क्या देनदारी होती है, नागरिक के रूप में एक दूसरे के प्रति हमारी क्या देनदारी होती है। राजनीतिक सिद्धांत इस तरह के प्रश्नों की पड़ताल करता है और राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। यह इनके और अन्य संबंध अवधारणाओं के अर्थ और महत्व को की व्याख्या करता है। यह अतीत और वर्तमान के कुछ प्रमुख राजनीतिक चिंतकों को केंद्र में रखकर इन अवधारणाओं की मौजूदा परिभाषाओं को स्पष्ट करता है। यह विद्यालय, दुकान, बस, ट्रेन या सरकारी कार्यालय जैसी दैनिक जीवन से जुड़ी संस्थाओं में स्वतंत्रता या समानता के विस्तार की वास्तविकता की परख भी करता है और आगे जाकर यह देखता है कि वर्तमान परिभाषाएं कितनी उपयुक्त है और कैसे वर्तमान संस्थाओं जैसे सरकार, नौकरशाही और नीतियों के अनुपालन को अधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए उनका परिमार्जन किया जाए। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों के बारे में तर्कसंगत ढंग से सोचने और सामयिक राजनीतिक घटनाओं को सही तरीके से आंकने का प्रशिक्षण देना है। इस अध्याय में हम परखेंगे कि राजनीति और राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है और हमें इसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। तो चलिए, फर्स्ट हेडिंग है राजनीति क्या है। आपने देखा होगा कि लोग राजनीति के बारे में अलग अलग राय रखते हैं। राजनेता और चुनाव लड़ने वाले लोग अथवा राजनीतिक पदाधिकारी कह सकते हैं कि राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे फायदे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़कर करते, निजी या सामूहिक स्वार्थों में निष्ठुरता से रत और घृणित रूप में हिंसा पर उतारू होता देखते, तो वे राजनीति का संबंध घोटालों से जोड़ते। इस तरह की सोच इतनी प्रचलित है कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बॉस की
बॉस की हाँ में हाँ मिलाते देखते तो हम कहते कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। स्वार्थपरकता के ऐसे धंधों से मोह भंग होने पर हम राजनीति से हताश हो जाते हैं। हम कहने लगते हैं कि मुझे राजनीति में रुचि नहीं है या मैं राजनीति से दूर रहता हूँ। केवल साधारण लोग ही राजनीति से निराश नहीं हैं, बल्कि इससे लाभान्वित होने और विभिन्न राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले व्यवसायी और उद्यमी भी अपनी मुसीबतों के लिए आए दिन राजनीति को कोसते रहते हैं। सिनेमा के कलाकार भी अक्सर राजनीति की बुराई करते हैं। ये अलग बात है कि जैसे ही वे इस खेल में सम्मिलित होते हैं, वैसे ही वे अपने को इस खेल की ज़रूरतों के अनुसार ढाल लेते हैं। इस प्रकार हमारा सामना राजनीति की परस्पर विरोधी छवियों से होता है। क्या राजनीति अवांछनीय गतिविधि है जिससे हमें अलग रहना चाहिए और पीछा छुड़ाना चाहिए, या यह इतनी उपयोगी गतिविधि है कि बेहतर दुनिया बनाने के लिए हमें इसमें निश्चित ही शामिल होना चाहिए? यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। हमें समझने की ज़रूरत है कि राजनीति किसी भी समाज का महत्वपूर्ण और अविभाज्य अंग है। महात्मा गांधी जी ने एक बार टिप्पणी की थी कि राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज निंदा नहीं कर सकता। जो समाज अपने अस्तित्व को बचाए रखना चाहता है, उसके लिए अपने सदस्यों की विविध ज़रूरतों और हितों का ख्याल रखना आवश्यक होता है। परिवार, राजनीति और आर्थिक संस्थाओं जैसे अनेक सामाजिक संस्थाएं लोगों की ज़रूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने में सहायता करने के लिए पनपी हैं। ऐसी संस्थाएं हमें साथ रहने के उपाय खोजने और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों को कबूलने में मदद करती हैं। इन संस्थाओं के साथ सरकारें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकारें कैसे बनती हैं? यहाँ पे एक ब्लॉग दिया गया है जिसमें कुछ लिखते मैं आपको बताती हूँ। आओ अखबार बाँचें। बाँचें का मतलब होता है पढ़ें। वे कौन से मुद्दे हैं जो समाचारों के प्रमुख शीर्षकों के रूप में छाए हुए हैं? क्या आपको लगता है कि आपके लिए उनकी कोई प्रासंगिकता है? मैं आप सभी बच्चों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग पेपर ज़रूर पढ़ें। जानती हूँ इस हैट्रिक शेड्यूल में आप लोग को टाइम नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी चाहे 10 से 10 मिनट निकालिए, लेकिन आप मेन हेडिंग ही पढ़िए, लेकिन आदत बनाइए, पढ़िए। और इन ब्लॉग्स में देखिए ये दिया गया है, ब्लॉग्स आपको ठीक से देख सकते हैं। जब भी कभी ब्लॉग में कोई काम करने के लिए कोई दिया जाता है तो आप उसे करिए ज़रूर। चलिए, और कैसे कार्य करती है, यह राजनीति में दर्शाने वाली महत्वपूर्ण बातें हैं। लेकिन राजनीति सरकार के कार्यकलापों तक ही सीमित नहीं होती है। दरअसल सरकारें जो भी करती हैं वह प्रासंगिक होता है, क्योंकि वह लोगों के जीवन को भिन्न भिन्न तरीक़ों से प्रभावित करता है। हम देखते हैं कि सरकारें हमारी आर्थिक नीति, विदेश नीति और शिक्षा नीति को निर्धारित करती हैं। ये नीतियाँ लोगों के जीवन को उन्नत करने में सहायता कर सकती हैं, लेकिन एक अकुशल और भ्रष्ट सरकार लोगों के जीवन और सुरक्षा को संकट में भी डाल सकती हैं। अगर सत्तारूढ़ सरकार जातीय और सांप्रदायिक संघर्ष को हवा देती है तो बाज़ार और स्कूल बंद हो जाते हैं। इससे हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। हम अत्यंत ज़रूरी चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, बीमार लोग अस्पताल नहीं पहुंच सकते, स्कूल की समय सारणी भी प्रभावित हो जाती है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और हमें परीक्षा के लिए अतिरिक्त कोचिंग और उसके लिए अतिरिक्त ट्यूशन फीस चुकानी पड़ती है। दूसरी ओर सरकार अगर साक्षरता और रोज़गार बढ़ाने की नीतियाँ बनाती है तो हमें अच्छे कानून में जाने और बेहतर रोज़गार पाने के अवसर मिल सकते हैं। चूँकि सरकार की कार्रवाइयों का हम पर गहरा असर पड़ता है, हम सरकार के कामों में खूब दिलचस्पी लेते हैं। हम संस्थाएं बनाते हैं और अपनी मांगें जोड़ने के लिए
प्रचार अभियान चलाते हैं, हम दूसरों से बातचीत करते हैं और सरकार के निर्धारित लक्ष्यों को आकार देने का प्रयास करते हैं। जब हम सरकार की नीतियों से असहमत होते हैं तो हम विरोध करते हैं और वर्तमान कानून को बदलने के लिए अपनी सरकारों को राज़ी करने हेतु प्रदर्शन आयोजित करते हैं। हम अपने प्रतिनिधियों की गतिविधियों पर जोश के साथ वाद विवाद और विचार विमर्श करते हैं कि भ्रष्टाचार बढ़ा या घटा। हम पूछते हैं कि क्या भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा सकता है? क्या किसी खास समूह के लिए आरक्षण न्यायसंगत है या नहीं? हम यह समझने का प्रयास करते हैं कि क्यों कोई पार्टी और नेता चुनाव जीतते हैं। इस तरीके से हम मौजूदा अव्यवस्था और पतन के तर्कसंगत कारण तलाशते हैं और एक बेहतर दुनिया रचने की आकांक्षा करते हैं। निष्कर्ष यह है कि राजनीति का जन्म इस तथ्य से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित एवं वांछनीय है और क्या नहीं। इस बारे में हमारी दृष्टि अलग अलग होती है। इसमें समाज में चलने वाली बहुविध वार्ताएं शामिल हैं, जिनके माध्यम से सामूहिक निर्णय किए जाते हैं। एक स्तर से इन वार्ताओं में सरकारों के कार्य और इन कार्यों का जनता से जुड़ा होना शामिल होता है। देखिए, फिर एक बॉक्स में लिखा है कि आओ कुछ करके सीखें। जब भी इस तरीके से दिया जाता है तो आप उसे ज़रूर करिए। क्या करना है? राजनीति हमारे दैनिक जीवन पर किस तरह असर डालती है। अपने जीवन की एक दिन की घटनाओं का विश्लेषण कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि सपोज़ आप स्कूल जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जो गवर्नमेंट ने हमारे लिए एजुकेशन पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, हमें किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, क्या नहीं ऐड हुआ है, क्या होना चाहिए, क्या हमारी ज़रूरत थी या नहीं थी, उन सब चीज़ों से जुड़े हुए सवाल। या आप सड़कों पर निकलते हैं तो सड़कों पर गंदगी है या नहीं है, या आप हर चीज़ आपकी रीच में है या नहीं है, ये सब चीज़ें जुड़ी हैं इन सब चीज़ों से। तो आप एक दिन एनालिसिस करिए और उसे लिखिए। चलिए देखिए, यहाँ ब्लॉग दिया गया है, ये देखिए होता है। तो दूसरे स्तर से जनता का संघर्ष और उसके निर्णय लेने पर संघर्ष का प्रभाव। जब जनता आपस में वार्ता करती है और उन सामूहिक गतिविधियों में भाग लेती है तो सामाजिक विकास को बढ़ावा देने और सामान्य समस्याओं के समाधान में मदद करने के उद्देश्य से तैयार की गई होती है। तब कहा जा सकता है कि जनता राजनीति में संलग्न है। अब यहाँ पर लिखा है वाद विवाद संवाद। क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? अब आप लोग बताइए, क्या विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेना चाहिए? चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं? यदि हम अपने आसपास देखें तो हमें आंदोलन, विकास और परिवर्तन दिखेगा। लेकिन अगर हम गहराई में गौर करें तो हमें यह भी दिखेगा कि निश्चित मूल्य और सिद्धांतों ने जनता को प्रोत्साहित किया और नीतियों को निर्देशित किया। लोकतंत्र, स्वतंत्रता या समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं, जैसा कि अमेरिकी और भारतीय संविधानों में किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात नहीं हुई। इनका निर्माण इन विचारों और सिद्धांतों के आधार पर हुआ जिन पर कौटिल्य और अरस्तु से लेकर जॉन शाक रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तक के समय से वाद विवाद होता आया है। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया था कि राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता।
अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और इन्हें विशेष आरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों के व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकर ग्रहण किया है। यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया है। साथ ही ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताज़ा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों और संभावनाओं को चिन्हित करते हैं। देखिए यहाँ पे ब्लॉग में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे कि क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रयोग में आया है। आप इसे पढ़िए और सोच समझ के जवाब दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्या यह सब अब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठना बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है कि स्वतंत्रता, समानता तथा लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी हो रही है। उदाहरण के लिए राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता हो। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हों, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हों। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हैं, जबकि कई लोग भविष्य में अच्छा रोजगार पाने के लिए ज़रूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम हैं। उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। दूसरे, हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उनके नियमों की व्याख्या कैसे करनी है। इस प्रक्रिया में हम खेल के ही नए और व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक उसी प्रकार नई परिस्थितियों के मद्देनज़र संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। इसकी एक बानगी तो यही है कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है और इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती हैं। समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन भी हुए हैं और इनका विस्तार भी। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां
नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई गई हैं। तीसरा, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आज़ादी और आज़ादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, वैश्विक संचार तकनीक दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता दी है। इसके अलावा भविष्य में इंटरनेट द्वारा बाजार में बढ़ोतरी तय है। इसका अर्थ है कि वस्तुओं तथा सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दें उसकी सुरक्षा हो। इसलिए यूँ तो इंटरनेट दैट मीन्स अंग्रेज़ी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है, ठीक है। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते हैं, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन ज़रूर मानते हैं। परिणाम स्वरूप ये प्रश्न उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूम में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों का सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक झाँक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और इसको नियमन करना चाहिए सरकार को या कुछ स्वतंत्र नियामकों को? राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारी सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए ये बेहद प्रासंगिक है। चलिए, यहाँ पर ब्लू बॉक्स में बताया गया है कि प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा गया था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने अपने जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है। इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसके विपक्षी आखिरकार स्वीकार करते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले नहीं हैं। देखिए, इस तरीके का ये ब्लू बॉक्स दिया गया है, इसमें लिखा गया है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में उतारना। इस पाठ्य पुस्तक में हमने स्वयं को राजनीतिक सिद्धांत के सिर्फ एक पहलू तक सीमित रखा है। स्वतंत्रता, समानता, नागरिकता, न्याय, विकास, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता जैसे सुपरिचित राजनीतिक विचारों की उत्पत्ति, अर्थ और महत्व के बारे में ही हमने अध्ययन किया है। जब हम किसी मुद्दे पर बहस या तर्क वितर्क आरंभ करते हैं तो हम अक्सर पूछते हैं कि इसका अर्थ क्या है और यह कैसे महत्वपूर्ण होता है। राजनीतिक सिद्धांतकारों ने बताया है कि आज़ादी या समानता क्या है और इसकी विविध परिभाषाएं प्रस्तुत की हैं। गणित के विपरीत, जहां त्रिभुज या वर्ग की सिर्फ एक परिभाषा होती है, राजनीतिक सिद्धांत में हम समानता, आज़ादी या न्याय की अनेक परिभाषाओं से रूबरू होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्वतंत्रता जैसे
शब्दों का सरोकार किसी वस्तु के बजाय अन्य मनुष्यों के साथ हमारे संबंधों से होता है। वस्तुओं के विपरीत मनुष्य समानता जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखता है और इन मतों को समझने और इनसे तालमेल रखने की ज़रूरत होती है। ऐसा करने की दिशा में हम कैसे बढ़ सकते हैं? चलिए हम विभिन्न जगहों में समानता से संबंधित सामान्य अनुभव से शुरू करें। आपने गौर किया होगा कि लोग अक्सर सरकारी कार्यालय, डॉक्टर के प्रतीक्षालय या दुकानों में कतार तोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। कई बार ऐसा करने वालों को पंक्ति में पीछे जाने के लिए कहा जाता है तो हमें खुशी होती है। कई बार वे आगे निकल जाते हैं और हम ठगा सा महसूस करते हैं। हम इसका विरोध करते हैं क्योंकि हम जिनके लिए भुगतान करते हैं उन सामानों या सुविधाओं को पाने में समान अवसर चाहते हैं। इसलिए जब हम अपने अनुभव पर ध्यान देते हैं तब हम समझते हैं कि समानता का अर्थ सभी के लिए समान अवसर होता है। फिर भी अगर वृद्धों और विकलांगों के लिए अलग काउंटर हो तो हम समझते हैं कि उनके साथ विशेष बर्ताव न्यायोचित है। लेकिन हम प्रतिदिन यह भी देखते हैं कि बहुत से गरीब लोग दुकान या चिकित्सक के पास इसलिए नहीं जा सकते कि उनके पास सामान या सुविधाओं की कीमत चुकाने के लिए रुपए नहीं होते। इनमें से कुछ लोग दैनिक मजदूर होते हैं जो घंटों पत्थर काटते हैं या ईंट पाथते हैं। अगर हम संवेदनशील हैं तो महसूस करते हैं कि यह अनुचित है कि समाज में कुछ सदस्यों की बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी न हों। तब हम इस अनुभव से गुजरते हैं कि समानता में किसी न किसी प्रकार की निष्पक्षता बरती जानी चाहिए ताकि लोग अनुचित रूप से शोषित न हों और आर्थिक कारकों की वजह से प्रतिकूल परिस्थितियों के शिकार न हों। इस तथ्य पर गौर करें कि बहुत से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते क्योंकि अपना पेट भरने के लिए उन्हें काम करना पड़ता है। इसी तरह अधिसंख्या लड़कियों को स्कूल से इसलिए हटा लिया जाता है कि माँ बाप के काम पर जाने के दौरान उन्हें छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है। हालांकि भारतीय संविधान सभी को प्राथमिक शिक्षा पाने के अधिकार की गारंटी देता है, लेकिन यह अधिकार मात्र औपचारिक बनकर रह गया है। फिर हम महसूस कर सकते हैं कि ऐसे बच्चे और उनके माँ बाप के लिए सरकार को कुछ ज़्यादा ही करना चाहिए ताकि वे स्कूल जा सकें। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि समानता के बारे में हमारे विचार काफ़ी जटिल हैं। जब हम पंक्तिबद्ध होते हैं या खेल के मैदान में होते हैं, हम समान अवसर चाहते हैं। जब हम किसी अक्षमता के शिकार होते हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ विशेष प्रावधान किए जाएं। लेकिन जब हम बुनियादी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पाते तब समान अवसर मिलना ही पर्याप्त नहीं है। हमें स्कूल जाने या संसाधनों मतलब रोज़गार, अच्छा वेतन, रियायती अस्पताल आदि का समुचित बंटवारा जैसे अग्रगामी उपायों से सहायता पाने में समर्थ बनाया जाने चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि निष्पक्षता को सुनिश्चित करने के लिए किसी एजेंसी को जिम्मेवार बनाने की ज़रूरत है। इस प्रकार हमारे पास समानता की अनेक परिभाषाओं के होने की वजह यह है कि समानता का अर्थ प्रसंग पर निर्भर करता है। हमने इसके उस अर्थ की शुरुआत की जो स्वयं हमारे लिए है और फिर हमने इसका विस्तार गरीब, वंचित, बूढ़े, बुजुर्ग आदि बाकी लोगों के लिए किया। हमने अर्थ की कई परतें खोली। हम पूर्ण रूप से समझे बगैर राजनीतिक सिद्धांत गढ़ते रहे। राजनीतिक अवधारणाओं के अर्थ को राजनीतिक सिद्धांतकार यह देखते हुए स्पष्ट करते हैं कि आम भाषा में इसे कैसे समझा और बरता जाए। ये विविध अर्थों और रायों पर विचार विमर्श और उनकी जांच पड़ताल भी सुव्यवस्थित तरीके से करते हैं। अवसर की समानता कब पर्याप्त है, कब लोगों को विशेष बर्ताव की ज़रूरत होती है, ऐसा विशेष बर्ताव कब
तक और किस हद तक किया जाना चाहिए? क्या गरीब बच्चों को स्कूल में बने रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु दोपहर का भोजन दिया जाना चाहिए? या कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनकी ओर वे मुखातिब होते हैं। आप भी देख सकते हैं कि ये मसले बिल्कुल व्यावहारिक हैं। वे शिक्षा और रोज़गार के बारे में सार्वजनिक नीतियाँ तय करने में मार्गदर्शन करते हैं। जैसा समानता के मामले में है, वैसा ही अन्य अवधारणाओं के मामले भी हैं। राजनीतिक सिद्धांतकारों को रोज़मर्रा के विचारों से उलझना पड़ता है, संभावित अर्थों पर विचार विमर्श करना पड़ता है और नीतिगत विकल्पों को सूत्रबद्ध करना पड़ता है। आज़ादी, नागरिकता, अधिकार, विकास, न्याय, समानता, राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता आदि कुछ अवधारणाओं पर हम अगले अध्याय में विचार करेंगे। चलिए, इसके बाद का टॉपिक हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय। आप लोग खुश रहें, मेरी यही आशा है।